जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। जैसा कि आपको पता है कि हम बायोलॉजी शुरू कर चुके हैं, 12th की बायोलॉजी शुरू कर चुके हैं, जिसमें से पहला चैप्टर पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन हम पढ़ा रहे हैं और इसमें 3 लेक्चर हम पढ़ा चुके हैं। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो अभी आप हमारे यूट्यूब पर जाकर देख सकते हैं। हमने 12th बायोलॉजी पुष्पीय पादप में लैंगिक जनन नाम से प्लेलिस्ट बना दिया है और वहाँ पर आपको इस चैप्टर के सारे वीडियो मिल जाएँगे। और हमने ये भी बता दिया था कि हम पहले बायोलॉजी का एक चैप्टर पढ़ाएँगे, जब ये कंप्लीट हो जाएगा तो केमिस्ट्री का एक चैप्टर पढ़ाएँगे, जब वो कंप्लीट हो जाएगा तो हम फिजिक्स का एक चैप्टर पढ़ाएँगे। इसी तरह से पूरे वर्ष हम पढ़ाएँगे और कुछ समय रुक कर के हम हिंदी और इंग्लिश भी प्रारंभ करेंगे। तो चलिए आज हम इसी चैप्टर में एक टॉपिक है कृत्रिम परागण समझेंगे। उसके बाद हम समझेंगे कि जो परागकण है, इसका वर्तिकाग्र पर तो पहुंच जाता है, लेकिन फिर इसका अंकुरण कैसे होता है और इसका बीजांड में प्रवेश कैसे होता है और दोहरा निषेचन, हम कई चीजें आज इस वीडियो में समझने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जैसे यहाँ पर है सबसे पहले कृत्रिम परागण। कृत्रिम परागण, आपको पता है कि परागण मतलब वही परागकण का पुंकेसर के पराग कोश से वर्तिकाग्र तक पहुंचना, लेकिन कृत्रिम मतलब कि ये मनुष्य के द्वारा किसी कृत्रिम विधि द्वारा ये पहुंचाया जाता है। ना तो ये स्वपरागण होता है और ना इसमें परपरागण होता है, ये व्यक्ति द्वारा, मनुष्य द्वारा ये क्रिया कराई जाती है। तो चलिए इसमें समझते हैं कि कैसे होता है। इस प्रकार का परागण मनुष्य अपने लाभ के लिए तथा उत्तम नस्लों के उत्पादन के लिए कराता है। इस विधि में किसी पुष्प के परागकण को स्वेच्छा से किसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर डाला जाता है। यानी कि आप देख सकते हैं, किसी पुष्प के परागकण को अपनी इच्छा अनुसार, स्वेच्छा से यानी अपनी इच्छा अनुसार किसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर डाला जाता है। इस विधि में 2 प्रक्रम अपनाए जाते हैं। ये जो प्रक्रिया 2 प्रकार से होती है। पहला है विपुंसन। विपुंसन में क्या होता है दोस्तों, पहले आप समझ लीजिए कि विपुंसन जो होता है, किसी पुष्प के पुंकेसरों को, पुष्प जब कली अवस्था में रहता है तभी उसके पुंकेसरों को काट काट के निकाल दिया जाता है, ताकि इसमें स्वपरागण की संभावना खत्म हो जाए। और जो दूसरे नंबर पर होता है थैलीकरण। थैलीकरण में क्या होता है कि पुष्प के मादा भाग को छिद्रनुमा पॉलीथीन से ढक दिया जाता है, ताकि इसमें परपरागण की भी संभावना समाप्त हो जाए। तो ये कब होता है, जब अपरिपक्व अवस्था में पुष्प रहते हैं, और जैसे ही पुष्प परिपक्व अवस्था में हो जाते हैं, इसका जो वर्तिकाग्र होता परिपक्व हो जाता है, तो उसे बाहर से लाकर किसी परागकण को उसमें डाल दिया जाता है। तो यही प्रक्रिया है। अब हम समझते हैं यहाँ पर विपुंसन। इस प्रक्रिया में पुष्प जब कली की अवस्था में रहता है, तब उसके सभी पुंकेसरों को काट कर निकाल दिया जाता है। इससे स्वपरागण की संभावना समाप्त हो जाती है। और नंबर 2 पर है थैलीकरण। इस प्रक्रिया में पुष्प के मादा भाग को छिद्रनुमा पॉलीथीन से ढक देते हैं, ताकि परपरागण की भी संभावना समाप्त हो जाए। दोस्तों, इसमें विपुंसन में क्या होता है, पुंकेसर को काट के निकाल दिया जाता है ताकि स्वपरागण की संभावना समाप्त हो जाए। और दूसरे नंबर पे होता है थैलीकरण। इसमें जायांग को छिद्रनुमा थैली से ढक देते हैं, ताकि इसमें परपरागण की भी संभावना समाप्त हो जाए। और फिर अपनी इच्छा अनुसार किसी परागकण को वर्तिकाग्र पर डाल दिया जाता है। इसे ही कृत्रिम परागण कहते हैं। ये दोस्तों उत्तम नस्ल के उत्पादन के लिए या मनुष्य अपने लाभ के लिए क्रिया कराता है। अब यहाँ पर देखते हैं परागकण। परागकण का वर्तिकाग्र पर अंकुरण। जो परागण होता, परागण में परागकण वर्तिकाग्र पर पहुंच गया है, लेकिन वर्तिकाग्र पर पहुंचने के बाद अब क्या क्या होता है, देखिए। परागकण जायांग के वर्तिकाग्र पर पहुंचकर तरल पदार्थ को शोषित करके फूल जाते हैं। जो परागकण होते हैं वो वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं, वहां कुछ तरल पदार्थ होते हैं, उन्हें शोष लेते हैं और उसके बाद ये फूल जाते हैं और अपना अंकुरण प्रारंभ कर देते हैं। ये अंकुरित होने लग जाते हैं। अंकुरित होने का मतलब इसके आगे की क्रिया होने लग जाती है और अपना अंकुरण प्रारंभ कर देते हैं और एक नली का निर्माण कर देते हैं। यह नली परागकण की अंतःचोल तथा बाह्य चोल से विकसित किसी एक छिद्र से बाहर निकलती है।
दोस्तों देखिए, जब अंकुरण प्रारंभ होता है तो आपने देखा होगा इसके जो परागकण के मध्य में जनन केंद्रक होता है, वहां से एक नली का निर्माण होता है, सॉरी कायिक केंद्रक से नली का निर्माण होता है और वो नली अंतःचोल तथा बाह्यचोल में जो छिद्र होते हैं उस छिद्र से बाहर आ जाता है, उसी छिद्र से बाहर आ जाता है और वो पराग नली लगातार बढ़ती जाती है और बीजांड में प्रवेश करती है। यहाँ पर देखते हैं छिद्र से बाहर निकलती है, इस नली को पराग नलिका कहते हैं। पराग नलिका कहते हैं, अब ये हमने बताया। तथा यह पराग नलिका वर्तिका की लंबाई के अनुदिश बढ़ते हुए बीजांड में प्रवेश करती है। एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। परागकण जायांग के वर्तिकाग्र पर पहुंचकर तरल पदार्थ को शोषित करके फूल जाते हैं और अपना अंकुरण प्रारंभ कर देते हैं और एक नली का निर्माण कर देते हैं। यह नली परागकण की अंतःचोल तथा बाह्यचोल से विकसित किसी एक छिद्र से बाहर निकलती है। इस नली को पराग नलिका कहते हैं तथा यह पराग नलिका वर्तिका की लंबाई के अनुदिश बढ़ते हुए बीजांड तक पहुंचती है। अभी नीचे आपको मैं समझा दूंगा कैसे होता है। देखिए यहाँ पर थोड़ा सा है, ये बीजांड है, बीजांड में यहाँ परागकण रहता है, परागकण से एक पराग नलिका का निर्माण होता है। ये पराग नलिका ऐसे घूमते घूमते आकर के बीजांड में प्रवेश करती है और इसी के अंदर जनन केंद्रक जो होता है, जनन केंद्रक में क्या होता है, वो समसूत्री विभाजन करके दो नर युग्मकों का निर्माण करती है और वो भी यहाँ से प्रवेश करती है। ये भी आपको आगे समझाया जाएगा। अब यहाँ दूसरे नंबर पे समझते हैं पराग नलिका का बीजांड में प्रवेश। पराग नलिका बीजांड तक पहुंच गई है, लेकिन उसके अंदर कैसे प्रवेश करेगी, अब इसके बारे में समझते हैं। वर्तिका से होते हुए पराग नलिका अंडाशय में तथा अंडाशय से बीजांड के पास पहुंचता है तथा इसी बीच पराग नली में स्थित जनन केंद्रक विभाजित होकर दो नर युग्मक बनाता है तथा बीजांड में 3 प्रकार से प्रवेश करता है। देखिए जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है, वर्तिका से होते हुए पराग नलिका अंडाशय में तथा अंडाशय से होते हुए बीजांड में प्रवेश करती है। यानी कि जो पराग नलिका है वो वर्तिका से होते हुए, इसी तरह वर्तिका से होते हुए अंडाशय में प्रवेश की। अब अंडाशय से बीजांड में प्रवेश करती है, लेकिन बीजांड में प्रवेश करने से पहले इसके पराग नलिका में जो जनन केंद्रक होते हैं वो दो नर युग्मकों का निर्माण करते हैं और जो दो नर युग्मक का निर्माण करते हैं वही अंदर जाकर के निषेचन करते हैं। तो देखिए ये जो पराग नलिका है इसका बीजांड में प्रवेश करने के 3 तरीके होते हैं। पहला, जब पराग नलिका बीजांड द्वार से प्रवेश करता है तब इसे अंड द्वारी प्रवेश कहते हैं। जो पराग नलिका है यदि इधर से प्रवेश करे, इधर से यदि बीजांड के सामने से प्रवेश करे तब इसे कहते हैं अंड द्वारी प्रवेश। नंबर 2 पर जब पराग नलिका निभाग से प्रवेश करता है तब इसे निभागीय प्रवेश कहते हैं। निभाग इधर है, इधर वाला भाग, यदि पराग नलिका इधर से प्रवेश करे तब इसे कहेंगे निभागीय प्रवेश। और जब पराग नलिका अध्यारोपण को तोड़कर प्रवेश करता है तब इसे मीसोगैमी कहते हैं। यदि जो पराग नलिका है वो किसी भी अध्यारोपण के अंतः अध्यारोपण को तोड़ करके यदि प्रवेश करता है तब इसे कहते हैं मीसोगैमी। तो दोस्तों आपको कृत्रिम परागण समझ में आ गया, पराग कण का वर्तिकाग्र पर अंकुरण समझ में आ गया, पराग नलिका का बीजांड में प्रवेश समझ में आ गया। अब हम इसी वीडियो में समझने वाले हैं कि दोहरा निषेचन क्या होता है। देखिए यहाँ पर है दोहरा निषेचन। दोहरा निषेचन क्या होता है? निषेचन के समय पराग नलिका भ्रूण कोश में जाकर फट जाती है। दोस्तों आपको ये तो पता है कि पराग कण से पराग नलिका का निर्माण होता है, वो वर्तिका से होते हुए अंडाशय में पहुंचता है, अंडाशय से होकर के बीजांड में प्रवेश करता है और बीजांड के अंदर परागकोश होते हैं, अब जाकर के परागकोश में प्रवेश करता है। और परागकोश में प्रवेश करता है तो हमने पहले बताया था कि पराग नलिका में जनन केंद्रक दो नर युग्मकों का निर्माण होता है, जनन केंद्रक के द्वारा दो नर युग्मकों का निर्माण होता है और भ्रूण कोश के अंदर पहुंचते ही ये दोनों नर युग्मक
पराग नलिका से मुक्त हो जाते हैं। तो यही चीज यहाँ पर लिखा, निषेचन के समय पराग नलिका भ्रूण कोश में जाकर फट जाती है, भ्रूण कोश में जाकर के फट जाती है तथा दोनों नर युग्मक को स्वतंत्र कर देती है, दोनों नर युग्मक को स्वतंत्र कर देती है, जिसमें जिसमें से एक नर युग्मक अंड कोशिका से संलयित होकर युग्मनज बनाती है। आपको पता ही है कि अंड कोशिका क्या होता है, अभी आपको समझा देंगे। और दूसरा युग्मक ध्रुवीय कोशिका से संलयित होकर भ्रूण पोष का निर्माण करती है। युग्मनज द्विगुणित होता है तथा भ्रूण कोश त्रिगुणित होता है। इसमें निषेचन की घटना 2 बार होती है, अतः इसे दोहरा निषेचन कहते हैं। देखिए आपको चित्र के माध्यम से समझाते हैं। यहाँ पर आप देखिए परागकण है, परागकण जो है वो पराग नलिका का निर्माण करके वर्तिका से होते हुए वर्तिकाग्र में, वर्तिका से होते हुए अंडाशय में प्रवेश किया, अंडाशय से होते हुए बीजांड द्वार की ओर से बीजांड में प्रवेश किया और अंदर जाकर के भ्रूण कोश में प्रवेश किया और भ्रूण में जाकर के भ्रूण कोश में जाकर के ये फट जाती है और दोनों नर युग्मक मुक्त हो जाते हैं। तो आपको यहाँ पता होगा कि मध्य में ध्रुवीय केंद्रक होता है, ध्रुवीय कोशिका होती है इसमें, जो कि द्विगुणित होती है, ये द्विगुणित होती है तो इससे एक नर युग्मक क्रिया कर लेगा, तो नर युग्मक जो अगुणित है और ये ध्रुवीय कोशिका द्विगुणित, तो दोनों मिलकर त्रिगुणित हो जाएंगे और भ्रूण कोश का निर्माण करेंगे। इसलिए जो भ्रूण कोश होता है वो त्रिगुणित होते हैं और एक नर युग्मक क्या करेगा, अंड कोशिका से क्रिया करेगा, अंड कोशिका अगुणित है और नर युग्मक भी अगुणित है, तो दोनों क्रिया करके द्विगुणित हो जाएंगे और द्विगुणित होकर के युग्मनज का निर्माण करते हैं। आप पुष्प में, इसमें बीजांड में भी देख सकते हैं, ये ऊपर वर्तिकाग्र है, ये परागकण है और ये वर्तिका है, ये जनन केंद्रक है और ये जो गई है लंबी सी पराग नलिका है, ये पूरा बीजांड है, मध्य में भ्रूण कोश है, ये दोनों नर युग्मक हैं, ये बीजांड वृंत है और ये अंडाशय है। आप देख रहे हैं सब कुछ और आपको पूरी क्रिया भी समझ में आ गई। यहाँ पर लिखा दोहरा निषेचन क्रिया का सचित्र वर्णन। दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको कृत्रिम परागण, परागकण का वर्तिका पर अंकुरण और पराग नलिका का बीजांड में प्रवेश तथा दोहरा निषेचन, चारों टॉपिक आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो दोस्तों आज का एक चौथा लेक्चर पूरा हो चुका है। अब हम मिलते हैं 5वें लेक्चर में और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।